हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे हम मानव में परिसंचरण ऊतक, रुधिर तथा रुधिर से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की, जिसमें रक्त समूह ए बी ओ समूह आरएच कारक से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां तथा उससे संबंधित दो विशेष घटनाओं की चर्चा हम कर रहे थे कि आरएच कारक की अनदेखी कर रुधिर देने से तथा आरएच कारक माता से शिशु को कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहली घटना के बाद हम दूसरी घटना पर आते हैं। देखिए, दूसरी घटना थी आरएच कारक से संबंधित माँ तथा शिशु में उत्पन्न होने वाली जटिलताएं कौन सी होती हैं। इसके लिए हमें आरएच कारक से संबंधित एक वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। मनुष्य के अंदर आरएच कारक जो हैं उसकी प्रोटीन या ये कहें आरएच कारक की कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली कणिका होती है आरएच डी, दूसरी होती है आरएच कैपिटल ई, ये ध्यान रखें कैपिटल ई है। तीसरी होती है आरएच स्मॉल ई, चौथी होती है आरएच कैपिटल सी और पांचवी व अंतिम है आरएच स्मॉल सी प्रकार की। इनके अंदर इनकी मात्रा जो है वो विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि जितनी भी राशियाँ दी हुई होती हैं उनका प्रतिशत में योग 100 होता है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं लागू होगी। कारण ये है कि एक साथ एक से अधिक कणिकाएं पाई जाती हैं तो उनका प्रतिशत सबका जोड़कर 100 नहीं होगा। यहाँ अधिकतम प्रतिशत मात्रा या ये कहें सर्वाधिक मात्रा जो है ये आरएच कैपिटल डी की होती है और न्यूनतम जो मात्रा होती है वो पाई जाती है आरएच कैपिटल ई की केवल 30%। इसके बाद में इसकी मात्रा होती है 78% आरएच के स्मॉल ई की, और आरएच कैपिटल सी व स्मॉल ई दोनों की ही मात्राएं होती हैं 80% ये 80% मात्राएं इन दोनों आरएच कैपिटल सी और स्मॉल सी की मनुष्य में पाई जाती है। क्या कार्य होगा, किस प्रकार से ये एक माता और शिशु के रक्त के आपस में जुड़ने से, संपर्क में आने से कौन सी जटिलताएं पैदा करेंगे, उनकी बात हम अपने इस मूल बिंदु पर करते हैं। देखिए, यदि कोई माँ है और उसका रक्त समूह जो है वो आरएच नेगेटिव है, यानी कि किसी भी रक्त समूह का जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, लेकिन आरएच कारक के प्रति नेगेटिव रक्त समूह है और इसके पति का आरएच कारक है पॉजिटिव। इसी कारण से तो संतान में ऐसी वंशागति होगी। और जब ये महिला गर्भवती होगी, अर्थात इसके गर्भ में कोई शिशु पलेगा, गर्भवती का मतलब इसके पेट में क्या होगा, शिशु या भ्रूण होगा। ये भ्रूण होगा और इस भ्रूण का रक्त समूह यदि आरएच पॉजिटिव है, ये विशेष स्थिति ध्यान रखनी है। देखिए, भ्रूण का रक्त समूह कैसा हो, आरएच पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की जो जीन है उसको यहाँ पिता से मिल सकती है, माता से तो नहीं है, पिता से मिल गई, और बच्चा है आरएच पॉजिटिव। इस स्थिति में क्या होगा, देखिए, ये जो गर्भवती स्त्री है, इस गर्भवती स्त्री को जब प्रसव होगा अर्थात डिलीवरी होगी, उस समय इस शिशु का जो आरएच पॉजिटिव रक्त है ये इस माता के रुधिर के साथ सीधा संपर्क में आएगा, अर्थात आरएच नेगेटिव माता और आरएच पॉजिटिव संतान एक दूसरे के अंदर ब्लड के संपर्क में आएंगे, रुधिर के संपर्क में आएंगे, तो इन दोनों में क्या होगा, देखिए, ये जो शिशु का रुधिर है ये इस माता के रुधिर के साथ मिक्स होगा, और यदि मिक्स होगा तो यहाँ से आरएच की जो एंटीजन है वो एंटीजन इस माता के रुधिर में चली जाएंगी, अर्थात माता की स्थिति देखते हैं। देखिए, माता के पास आरएच की एंटीजन नहीं है, आरएच की एंटीजन नहीं है, और इसके गर्भ में पल रहे शिशु के पास आरएच एंटीजन पाई जाती हैं, मौजूद हैं, और जैसे ही डिलीवरी होगी उस समय ये एंटीजन
इसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि RH की जो एंटीजन आई है वो माँ के शरीर में प्रवेश कर जाएगी और माँ के शरीर में प्रवेश करेगी तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस एंटीजन को एक बाह्य संक्रमण समझेगा और बाह्य संक्रमण समझेगा तो शरीर के अंदर RH कारक के लिए एंटीबॉडी बनेंगी। अब देखिए ये जो जटिलता है ये पहली डिलीवरी में क्यों नहीं आती है, उसका कारण है कि पहली डिलीवरी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है कि शिशु को किसी प्रकार का कोई खतरा हो और प्रथम जो डिलीवरी है वो सुरक्षित हो जाती है, ये सुरक्षित प्रसव हो जाएगा और इस सुरक्षित प्रसव के पश्चात पता भी नहीं लगेगा कि माता और शिशु के रक्त में ये जटिलता है। लेकिन जब दूसरी डिलीवरी होगी, द्वितीय प्रसव होगा, उस समय की स्थिति बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल हो जाएगी। वो देखिए यहाँ पर पहले से RH एंटीबॉडी बनी हुई है माँ के शरीर में और दूसरी बार भी यदि शिशु RH पॉजिटिव ही होगा। दूसरी डिलीवरी की बात करते हैं, देखिए सेकंड प्रसव में क्या होगा, माँ तो पहले से ही क्या है RH नेगेटिव, लेकिन माँ के पास RH की क्या है एंटीबॉडी बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है और उसके शरीर में सुरक्षित हैं। यदि दूसरे प्रसव में शिशु RH नेगेटिव होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि दूसरी डिलीवरी के समय शिशु जो है वो RH पॉजिटिव हो गया, RH पॉजिटिव शिशु उसके गर्भ में पल रहा है तो गर्भ के अंदर भी माँ और शिशु का रुधिर एक दूसरे के संपर्क में, जो बॉडी फ्लूइड होता है वो संपर्क में होगा अपरा के जरिए। तो ये RH पॉजिटिव जो शिशु है, इस पॉजिटिव शिशु को गर्भस्थ अवस्था में ही माँ की जो एंटीबॉडी होंगी वो रक्त के समूहन की क्रिया प्रारंभ कर देंगी, जिससे शिशु की पेट में ही मृत्यु हो जाएगी। यानी प्रसव के समय या तो शिशु मुर्दा पैदा होगा और यदि मृत नहीं होगा तो वो शिशु अत्यधिक कमजोर होगा और उस अत्यधिक कमजोर शिशु को कहते हैं रिसस शिशु। यानी यहाँ पर इस दूसरे प्रसव की दो स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो इस शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी और यदि ये जन्म लेगा तो ये अत्यधिक होगा कमजोर और अत्यधिक कमजोर के कारण से इसे कहा जाता है रिसस शिशु, रिसस चाइल्ड कहते हैं इसको। और इस बच्चे की विशेषता क्या होती है, इस बच्चे के शरीर के अंदर जन्म से ही हेपेटाइटिस का रोग होगा और अत्यधिक ये कमजोर होगा, हेपेटाइटिस का रोगी होगा और साथ में एक समस्या और, इसको यदि लंबे समय तक जीवित रखना है तो इसका पूर्ण जो रक्त है उस रक्त को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अब इस समस्या का समाधान क्या है, क्यों उत्पन्न होती है, तो देखिए ये जो एंटीबॉडी है वो इसके अंदर बनती है और उसमें भी जो जिम्मेदार एंटीबॉडी है RH की वो RH कैपिटल D प्रकार की होती है, उसके लिए एंटीबॉडी बनती है। तो एक समाधान क्या होगा इसका, वो बात करते हैं हम। देखिए चिकित्सकीय समाधान के अंदर इस माँ को जब ये प्रथम प्रसव हुआ था, जो सुरक्षित प्रसव हुआ था, इस प्रसव के समय लगभग 24 घंटे की अवधि में, यानी जब प्रसव हो गया उसके 24 घंटे की अवधि में इस माता को एंटी RH-D का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसे याद रखना है। देखिए ये जटिलता उत्पन्न किसके कारण से होती है, RH कैपिटल D एंटीजन के प्रति जो एंटीबॉडी बनती है उसके लिए। यदि इस RH एंटीजन D को ही रोक दिया जाए, किसी कारण से इनके निर्माण को रोका जाए, इनकी क्रिया को रोका जाए, या ऐसा कुछ किया जाए कि जब ये माता के शरीर में RH-D पहुंचे तो वो अपना कार्य नहीं कर पाए, तो ये प्रक्रिया रोकी जा सकती है, इस जटिलता को रोका जा सकता है। इसके लिए एंटी का मतलब होता है विपरीत, यानी कि RH-D के लिए जो एंटीबॉडी बनी है उनके विपरीत। देखिए एंटी के यहाँ दो अर्थ है, एंटीबॉडी और एंटी विपरीत।
तो RH-D के प्रति विपरीत प्रकृति की जो एंटीबॉडी हैं उनकी क्रिया को और इस RH-D की प्रक्रिया को संदमित करने वाली जो दवा होती है उसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो पहला प्रश्न तो देखिए पिछले वर्ष ही बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, RH एंटी-D के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन जो हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो प्रोटीन या प्रतिरक्षी हैं उनके निर्माण को रोकते हैं, तो इस इंजेक्शन को एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जी के इंजेक्शन भी कहते हैं और इसे चिकित्सकीय भाषा में रोहगन के इंजेक्शन भी कहा जाता है। रोहगन भी एक प्रोटीन विशिष्टता के बारे में बताता है, रोहगन के इंजेक्शन देते हैं। ये है इसका चिकित्सकीय उपचार। अब इस रोग को कहते क्या हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स स्थिति हो गई है। तो देखिए ये स्थिति करती क्या है, यहाँ पर ये RH की एंटीबॉडी जो है वो लाल रुधिर कणिका के ऊपर उपस्थित एंटीजन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। उसी से ये समस्या होती है। वो है किस पर, लाल रुधिर कणिका पर। यानी कि ये सारी जो समस्या है इसके एंटीजन पाए जाते हैं RBC पर। और जब ये कार्य होता है इस दूसरी प्रसव के समय, उस समय RBC का हो जाता है समूहन। इसी कारण से इस रोग को कहा जाता है शिशु रक्ताणु कोरकता। शिशु रक्ताणु कोरकता कहते हैं या इसे कहते हैं भ्रूण रक्ताणु कोरकता। ये इस रोग का नाम है। देखिए इस रोग को ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं RH कारक की एंटीजन मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की बाह्य सतह पर पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं को कहते हैं रक्ताणु और कोरकता का मतलब होता है समूहन होकर बेकार हो जाना। और किस में होता है, ना माँ में होता है ना बड़े व्यक्ति में होता है, ये होता है भ्रूण में। तो इसे कहते हैं भ्रूण रक्ताणु कोरकता या शिशु रक्ताणु कोरकता रोग। और इसे एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। ये इसका नाम है। देखिए सारे इसी के नाम हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस रोग कहते हैं। इरिथ्रो शब्द के बारे में भी मैंने जहां लाल रुधिर कणिकाएं पढ़ाई थी वहां अच्छे से बताया है। इरिथ्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि इरिथ्रोसाइट कोशिकाओं से इरिथ्रोपोएसिस की क्रिया के द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। इसी कारण से उनको इरिथ्रोसाइट सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ लाल रुधिर कणिकाओं से संबंधित ये रोग है तो इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। फीटस कहते हैं भ्रूण को। तो देखिए भ्रूण की यानी फीटस की लाल रुधिर कणिकाएं यानी इरिथ्रोसाइट्स में, फेटेलिसिस यानी कोरकता रोग हो जाता है, विरूपता उत्पन्न हो जाती है। तो इस रोग को कहते हैं इरिथ्रो। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बताता है। ब्लास्टोसिस मतलब उसके अंदर विरूपता उत्पन्न हो जाती है। फीटस का मतलब होता है भ्रूण। इस रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस या कहते हैं भ्रूण रक्ताणु कोरकता रोग। और इस रोग के अंदर माता और शिशु के अंदर RH कारक की विपरीत प्रकृति, माता RH नेगेटिव भ्रूण RH पॉजिटिव, जिसके कारण से प्रथम प्रसव सुरक्षित होगा। दूसरे प्रसव के समय या तो शिशु की मृत्यु हो जाएगी जन्म से ही, नहीं तो शिशु जो है वो अत्यधिक कमजोर होगा और जन्म से उसे हेपेटाइटिस रोग होगा। इसी कारण से शिशु को कहा जाता है रिसस शिशु। और इस समस्या के समाधान के लिए माँ को प्रसव के 24 घंटे पहले एंटी RH-D का या इम्यूनोग्लोबुलिन जी का या कहते हैं रोहगन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे इस समस्या से समाधान पाया जा सकता है। ये थी हमारी RH कारक से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण समस्या या स्थिति जिसके बारे में हमें पढ़ना था। जिनको जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो में अपने कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दें और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।